Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th June 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about Great Nicobar Island Project. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view and also useful for GS Paper 3 Environment perspective से. सबसे पहले समझते हैं क्या है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट. देखिए ये एक स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत आप अंडमान निकोबार आइलैंड में जो बिल्कुल सदर्न मोस्ट जो आइलैंड्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड्स, वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा. सबसे पहले अंडमान निकोबार की थोड़ी मैपिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे इस ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के ऊपर. अंडमान निकोबार आपको पता है इंडियन आइलैंड्स, दे आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल. अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को अगर डिटेल में देखा जाए तो दे आर मेनली ग्रुप ऑफ टू आइलैंड्स. एक तरफ है अंडमान और दूसरे तरफ है निकोबार आइलैंड्स. साथ में कह दिया गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अगर अंडमान को भी देखा जाए तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जा सकता है अंडमान आइलैंड्स को. नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड लोअर अंडमान, इनको मिला करके कहा जाता है ग्रेट अंडमान आइलैंड्स. ये साथ में है. और फिर छोटा सा है यहाँ पे लिटिल अंडमान और बीच में उनके अंडमान सी. ये हो गए अंडमान आइलैंड्स. नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान. लोअर अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, देन लिटिल अंडमान, हो गए अंडमान आइलैंड्स. एंड देन वी हैव निकोबार आइलैंड्स. ऊपर में है यहाँ पे कार निकोबार. फिर कुछ कुछ ऐसे ही छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. और निकोबार आइलैंड्स में जो सबसे मेजर आइलैंड है वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड, जो यहाँ पे है, जो भारत का आप कह सकते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट भी है. भारत का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट इस ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है. एंड इट इज लार्जेस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड्स. निकोबार आइलैंड्स में आप देखो सबसे बड़ा है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड. 910 स्क्वायर किलोमीटर का पैच है. एग्जैक्ट नंबर याद करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. नेचुरल सी बात है, हेवी रेनफॉल होती है तो मेनली रेन फॉरेस्ट वेजिटेशन है यहाँ पे. और निकोबार आइलैंड्स में चूंकि फ्लोरास फौनास में काफ़ी रिच है तो यहाँ पे दो नेशनल पार्क हैं, कैम्पबेल बे एंड गलाथिया नेशनल पार्क इन ग्रेट निकोबार आइलैंड. यहाँ पे कैम्पबेल बे एंड गलाथिया नेशनल पार्क यहीं पे हैं, विच आर पार्ट ऑफ ओवरऑल ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व. तो दोनों नेशनल पार्क हिस्सा हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का. और यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन मेनली है वो दो तरीके की हैं, सोम्पेन विच आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और दूसरे हैं निकोबारीज ट्राइबल पीपल फाउंड हियर. एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसके ऊपर यूपीएससी ने साल 2014 में प्रीलिम्स में सवाल भी पूछा था, आगे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में वही सवाल भी दूंगा. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बीच में जो वाटर बॉडी है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल. ये 10 डिग्री नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज ऑफ द 10 डिग्री लैटिट्यूड. जो अर्थ के लैटिट्यूड्स हैं उनमें ये नदर्न साइड में 10 डिग्री है, इसीलिए इसका नाम है 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री लैटिट्यूड वाटर बॉडी. ठीक है, तो ये हमने बात कर ली ग्रेट निकोबार आइलैंड की. उसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल हमने देख लिया. अब इसी ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है. उन इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है और स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है, और कलेक्टिवली उसको नाम दिया गया है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट. टोटल 72,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है. उसमें जो मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स होंगे वो होगा एक इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल बनाया जाएगा फॉर ट्रांस शिपिंग, यानी कि दूसरे देशों से या भारत से भी मेनलैंड से जो शिप्स जाएंगे वो यहाँ पे बर्थ कर सकते हैं, रुक सकते हैं. वहाँ पे वो अपने कंटेनर को ऑनलोड या ऑफलोड कर सकते हैं. एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब बिल्कुल नया फ्रेश इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा. पावर प्लांट, उसके अलावा टाउनशिप्स
जहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले वर्कर्स या ऑफिसर्स रहेंगे। टाउनशिप प्रोजेक्ट भी होगा। टाउनशिप जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, इसको ओवरऑल 30 सालों में कंप्लीट किया जाएगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, इसका स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस दोनों ही है। आप अगर ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ये निकोबार आइलैंड्स की जो लोकेशन है वो काफ़ी जियो स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट है। जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण अगर किसी भी जगह का इन्फ्लुएंस ग्लोबल ऑर्डर में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई हो जाए, उसको फिर कहा जाता है जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। ज्योग्राफी के कारण उसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस बढ़ जाना। आप देखो यहां पे है ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। चाइना की जो मेन सेटलमेंट है, पॉपुलेशन सेटलमेंट, वो ईस्टर्न साइड में है। तो चाइना का ज्यादातर ट्रेड यहां से होकर के गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का डायरेक्टली ओपन्स इनटू दिस ग्रेट निकोबार आइलैंड। और अगर भारत की यहाँ पे प्रेजेंस मजबूत होगी, वैसे भी अंडमान निकोबार पे इंडिया ने अपना ट्राई सर्विस कमांड डेवलप किया हुआ है। भारत की यहाँ पे और ग्रेट निकोबार आइलैंड पे प्रेजेंस और मजबूत होगी तो चाइना के लिए खतरा तो होगा ही कि हम कभी भी चाइना की एक्सेसिबिलिटी इन द इंडियन ओशन को कट डाउन कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल शिपिंग choke point since it directly opens Strait of Malacca directly opens into it. That helps us in maintaining our presence at one of the strategic significant location, and that can help us to limit China's presence in Indian Ocean. वो बात अलग है कि चाइना इसी थ्रेट को एक पर्टिकुलर नाम से बुलाता है जिसका नाम है मलक्कन डायलेमा। और इसी मलक्कन डायलेमा को रिजॉल्व करने के लिए चाइना ने फिर एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत चाइना ने सीरीज ऑफ पोर्ट्स, रोडवेज, रेलवे लाइंस बिछाए हैं, जिसके मदद से चाइना हैज कनेक्टेड इटसेल्फ विथ द मार्केट्स ऑफ यूरोप। और चाइना ने कई सारे बाईपास ढूंढ लिए हैं, जैसे चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन ऑर्डर टू गेट एक्सेसिबिलिटी टू इंडियन ओशन। बट अभी भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का रिमेन्स सिग्निफिकेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर चाइनीज शिप्स, कॉमर्शियल शिप्स। और ग्रेट निकोबार में जो हमारा प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रैटेजिक जो स्ट्रेंथ है उसको ऑगमेंट करेगा, डेवलप करेगा। उसके अलावा अगर आप देखो तो ग्रेट निकोबार से थोड़े ऊपर पे है यहाँ पे कोको आइलैंड्स। यहाँ पे कोको आइलैंड्स, कोको आइलैंड्स वैसे तो है म्यांमार का, लेकिन यहाँ पे चाइना म्यांमार के साथ मिल करके यहाँ पे अपनी एक मिलिट्री बेस बनाने की प्लानिंग कर रहा है। तो कोको आइलैंड पे चाइना की प्रेजेंस को अगर हमें लिमिट करना है तो हमें अपने अंडमान निकोबार आइलैंड के स्ट्रक्चर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत करना होगा। तो दैट इज द जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो है ही, अगर कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेंगे तो जो भी इंटरनेशनल शिप्स हैं वो यहाँ पे बर्थिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्थिंग मतलब कुछ देर के लिए रुक सकते हैं, रिफ्यूल कर सकते हैं अपने शिप्स को, कंटेनर्स को ऑफलोड कर सकते हैं, ऑनलोड कर सकते हैं। तो इससे भारत को कुछ रेवेन्यू जनरेट करने में मदद मिलेगी। तो इट कैन बिकम पोटेंशियली एन इंटरनेशनल पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल वो होता है जो किसी भी बड़े सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में, लंबे से सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में बीच में कहीं पे बर्थिंग एंड रिफ्यूलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो रोड किनारे पेट्रोल पंप्स होते हैं, वहीं पे फिर शॉपिंग के छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हो जाते हैं। तो वैसे ही अगर शिप्स के लिए इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाए तो उनको कहा जाता है पोर्ट ऑफ कॉल। एंड दिस इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसपोर्ट शिप अगर यहाँ बनाया जाए, निकोबार आइलैंड में बनाया जाए, तो इट कैन बिकम एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ कॉल
एंड विच कैन हेल्प इंडिया टू जनरेट रेवेन्यू। उसके अलावा सरकार की उम्मीद है कि ये जो निकोबार प्रोजेक्ट है, इससे 1 लाख डायरेक्टली न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे और 1.5 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे, विच विल बी हेल्पफुल फॉर इंडियन इकोनॉमी। बट ऑफ कोर्स देयर आर सम इकोलॉजिकल चैलेंजेस आल्सो एसोसिएटेड विथ दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि यहाँ पे जो 2 मेन नेशनल पार्क हैं, गलेथिया एंड कैंपबेल बे नेशनल पार्क, उनको नुकसान पहुंचेगा बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये दोनों नेशनल पार्क जो हैं, दे कलेक्टिवली आर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, एंड विच हैज बीन क्रिएटेड अंडर यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसी के अंतर्गत दुनिया भर में बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। उस प्रोग्राम का नाम है यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो उस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है गैलेथिया बे एंड कैंपबेल बे नेशनल पार्क, और वहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट फ्लोरास फोनास मिलते हैं। इंपॉर्टेंट फोनास यानी कि जानवरों की बात की जाए तो लेदर बैक सी टर्टल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, निकोबार मकाक्स आर इंपॉर्टेंट। थ्रेट टू मरीन इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ पे कोरल रीफ्स भी मिलते हैं, तो कोरल रीफ्स को भी डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। और ट्राइबल पॉपुलेशन में अगर बात की जाए तो सोम्पेन ट्राइब इस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजीज के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। देवघर कमेटी बनाई गई थी 1970s में टू रिकॉग्नाइज कि ट्राइबल्स में से भी जो सबसे बैकवर्ड ट्राइबल है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और वो फिर लिस्ट बनाया उन्होंने, और उसके मदद से पहले तो बनाया गया पर्टिकुलरली एक वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, बाद में उसको नाम दे दिया गया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वो हैं जो बहुत ही बैकवर्ड हैं, बहुत आइसोलेटेड तरीके से ट्रेडिशनल जीवन बिताते हैं, जिनकी पॉपुलेशन लगातार वैसे ही कम हो रही है। और सोम्पेन ट्राइब के लोग जो यहाँ रहते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड में, वो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। उनकी जनसंख्या वैसे ही कम हो रही है, अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया तो हो सकता है कि ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाए। दैट इज अ चैलेंज। सोम्पेन ट्राइब को लेकर के एक और फैक्ट याद रखिएगा कि सोम्पेन इज द ओनली पीवीटीजी इन द रीजन विथ मोंगोलॉइड फीचर्स। बाकी जो पीवीटीजीज हैं अंडमान निकोबार में, वो नेग्रोइड फीचर्स वाले हैं। तो वे फॉरवर्ड कैसा होना चाहिए, क्या किया जाए, फिर प्रोजेक्ट बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए? सीधी सी बात है, आप जिस प्रोजेक्ट का स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दोनों ही है, उस प्रोजेक्ट को तो इम्प्लीमेंट करना ही है, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस को लेने के बाद अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या क्या किया जा सकता है? जो कोरल रीफ्स हैं उनको ट्रांसलोकेट किया जा सकता है, वहां से हटा करके दूसरी जगह लाया जा सकता है। ऐसा पहले भी किया जा चुका है। गल्फ ऑफ मन्नार से कुछ कोरल रीफ्स को ट्रांसलोकेट करके गल्फ ऑफ कच्छ में शिफ्ट किया जा चुका है, जब गल्फ ऑफ मन्नार में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट आ रहा था। उसके अलावा प्रॉपर कंजर्वेशन प्लान फॉर इंडिजिनस स्पीसीज, जो वहाँ की इंपॉर्टेंट स्पीसीज है उनके लिए अलग से कंजर्वेशन प्लान लाया जाए, और सोम्पेन ट्राइब के लिए भी कंजर्वेशन प्लान लाया जाए। ओवरऑल थॉरो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए। EIA हमारे सिलेबस में सीधा सीधा GS पेपर 3 में मेंशन्ड है। आई होप आपको EIA से रिलेटेड 7 जो स्टेप्स वगैरह हैं ये सब याद हैं। जो लोग भी इस साल मेंस लिख रहे हैं आप मुझे बताओ, अदरवाइज मैं कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में EIA करा दूंगा, एंड दैट विल बी द लास्ट डे फॉर कंटेंट इनरिचमेंट। कंटेंट इनरिचमेंट पार्ट 4 जून 20 तक होगा, और उसके बाद वी विल बी वाइंडिंग अप। मैं इसको कंपाइल करके दे दूंगा। कंटेंट इनरिचमेंट पार्ट 4 में कुछ बेसिक बातें होंगी जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होंगी, एंड टुमारो इज गोइंग टू बी द आवर लास्ट डे विथ रिस्पेक्ट टू मेंस कंटेंट इनरिचमेंट प्रोग्राम। तो उसमें आप मुझे लिख करके बताओ, जो लोग भी मेंस लिख रहे हैं, अगर EIA आपको चाहिए तो मैं कल EIA रिवाइज करवा दूंगा और कंटेंट इनरिचमेंट में कंपाइल करके दे दूंगा। क्यों हम लोग ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं? वैसे तो 2 साल पहले इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हाल फिलहाल में मुद्दा रेज किया कि नहीं, इस ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है, इकोलॉजिकल डैमेज और लोकल ट्राइब को डैमेज हो सकता है। इस कारण से ये न्यूज़ में आया। ये न्यूज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रश्न की मैं बात कर रहा था, 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द 2 सेट ऑफ आइलैंड्स? सॉल्व कीजिए एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स हैं इसका स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बट कुछ इकोलॉजिकल कंसर्न्स भी हैं, डिस्कस। तो जो आइडियाज हमने डिस्कस किए मोर और लेस वही लिखना है, एक लॉजिकल फ्लो के साथ इस आंसर को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कवच सिस्टम।
यूज्ड इन इंडियन ट्रेन्स टू अवॉइड कोलिजन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, क्यों कवच सिस्टम के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है, कवच के बारे में, क्योंकि हाल फिलहाल में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुई है दार्जिलिंग में, इन वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग के पास एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जहां पे पैसेंजर एक्सप्रेस कंचनजंगा नाम की पैसेंजर ट्रेन, मतलब ट्रेन मेनली दो ही तरह की होती है, या तो फ्रेट वाली होती है मालगाड़ी, ने तो पैसेंजर होती है। पैसेंजर मतलब ये मत सोचना स्लो वाली। पैसेंजर एक्सप्रेस कंचनजंगा एक्सप्रेस टकरा गई विथ गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी के साथ टकरा गई। इस कारण से ये पूरा आर्टिकल आया है कि वी लर्न ओनली बाय एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट होता है तभी हम सीखते हैं और गलतियों को सुधारते हैं। तो इस आर्टिकल में कुछ अच्छी बातें की गई हैं, उसको मैंने पॉइंट फॉर्मेट में यहाँ लिख दिया है। ट्रेन एक्सीडेंट्स के नुकसान क्या होते हैं? ऑफ कोर्स इट लीड्स टू ह्यूमन लाइफ का लॉस या इंजरी, रेलवे प्रॉपर्टी का डैमेज, रेलवे ट्रैफिक इंटरप्ट होता है। मेजर कॉजेज बिहाइंड रेल एक्सीडेंट्स, डिरेलमेंट, ट्रेन पटरी से उतर जाती है। फॉर एग्जांपल बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस डिरेल हो गई थी 2022 में। अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग, कई सारी जगहों पे रेलवे क्रॉसिंग जो है वहां पे कोई भी गेट कीपर है ही नहीं, गाड़ियां आगे आकर के फंस जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर छोटे मोटे अदर कारण भी हैं एक्सीडेंट के पीछे, फायर का प्रॉब्लम हो जाता है, सिग्नलिंग एरर। इस बार जो ये एक्सीडेंट हुआ है मालगाड़ी और एक्सप्रेस ट्रेन के बीच में, उसके पीछे सिग्नलिंग एरर ही बताया जा रहा है कारण। मेजर्स क्या लिए हैं रेलवे ने अभी तक सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए? तो एक राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाया गया है, एक फंड है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, फंड फॉर रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल, अपग्रेडेशन ऑफ क्रिटिकल सेफ्टी असेट्स। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड सिग्नलिंग सिस्टम। एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अनिल काकोदकर कमेटी बनाई गई थी 2012 में ही। और डॉक्टर अनिल काकोदकर कमेटी के ही रिकमेंडेशन पे रेलवे ने अपने बॉगीज के लिए नया डिजाइन अडॉप्ट किया, स्विचिंग ओवर फ्रॉम ICF डिजाइन, इंटीग्रेटेड या इंटीग्रल कोच फैक्ट्री डिजाइन, टू सेफर LHB डिजाइन। लिंक, हॉफमैन, बोस ऐसे करके कुछ नाम है। आजकल की जो ट्रेनें होती हैं वो LHB डिजाइन की होती हैं, जो ज़्यादा सेफ हैं, और इनको अडॉप्ट किया गया है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर अनिल काकोदकर कमिटी। उसके अलावा कवच सिस्टम, विच इज एन ऑटोमेटिक एंटी एक्सीडेंट ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम। कवच सिस्टम में क्या रहता है कि ट्रेन्स के ऊपर इस तरीके से ऐसा रेडियो मॉडेम लगा रहता है, विच कीप्स ऑन रिसीविंग एज वेल एज रिलेइंग सिग्नल टू अदर्स ट्रेन इन द रीजन थ्रू सैटेलाइट। तो यहाँ रेडियो मॉडेम है, ऊपर सैटेलाइट्स के थ्रू, GPS सैटेलाइट्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं एक दूसरे को, रिसीव भी करते हैं। तो अगर कभी मान लीजिए कि एक ही ट्रैक पे दोनों साइड से ट्रेन आ रही हो टुवर्ड्स ईच अदर, जहां पे कोलिजन का खतरा है, उस केस में ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई कर देगा वंस दीज टू ट्रेन्स कम इन देयर विसिनिटी। मतलब एक दूसरे के नजदीक अगर आ जाएं और मान लीजिए कि ड्राइवर किसी भी कारण से ब्रेक नहीं लगा पा रहा है बिकॉज ऑफ सम ह्यूमन एरर्स, तो उस केस में ये जो कवच सिस्टम है ये ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, और ये ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई कर देगा बाय रिसीविंग इनपुट फ्रॉम द सैटेलाइट्स एंड विल कम्युनिकेट ईच अदर यूजिंग रेडियो मॉडेम्स एंड इट विल प्रिवेंट कोलिजन। ये है कवच सिस्टम। इसको डिजाइन किया है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। अब इस आर्टिकल में यही बात की गई, मेनली कवच के बारे में बात की गई कि कवच होते हुए क्यों एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि कवच का रोल आउट अभी बहुत लिमिटेड लेवल पे हुआ है, बहुत कम कम रेलवे ट्रैक्स में कवच सिस्टम अभी फंक्शनल है। तो कवच का फास्ट तरीके से रोल आउट कराना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ट्रेन एक्सीडेंट्स। एक डेटा भी इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। ट्रेन एक्सीडेंट्स में स्टीप डिक्लाइन देखने को मिला जरूर है, फ्रॉम 473 बिग और स्मॉल एक्सीडेंट्स इन द ईयर 2000 टू ओनली 48 इन 2022-23। बट एक्सीडेंट्स तो एक्सीडेंट्स है, हर एक्सीडेंट ऐसे कोलिजन जैसा नहीं होगा। कहीं पे मान लीजिए आग लग गई, कहीं पे सिग्नल फेल हो गया, इस तरह के 400 से भी प्लस इंसिडेंट्स थे साल 2000 में, उसको घटा करके 48 तक लाया गया है बाय 2022-23। सो दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट, येट इसको भी हमें मिनिमाइज करना है और इसके लिए हमें कवच सिस्टम को
पूरे पैन इंडिया भर में अप्लाई करना होगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डी डॉलराइजेशन। अच्छा आर्टिकल है, असम ट्रिब्यून में आया है। डी डॉलराइजेशन का आइडिया जरूरी है इस साल, हो सकता है कि मेंस में आपसे पूछ लिया जाए। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है डी डॉलराइजेशन? सरल सी बात है, डॉलर का जो डोमिनेंस है पूरे दुनिया भर के इकोनॉमिक ऑर्डर में, उसको रिड्यूस करना, उसी आइडिया को नाम दिया गया है डी डॉलराइजेशन। टू लिमिट द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉलर एज मेन ग्लोबल रिजर्व करेंसी। इससे फायदा क्या होगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली डॉलर इज ए हार्ड करेंसी और इसी कारण से पीपीपी रेट में डॉलर की जो वैल्यू है उससे कहीं ज्यादा वैल्यू लगती है उसकी एक्सचेंज रेट में, और हमारा ओवरऑल ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। उसके अलावा करेंसी रिस्क चैलेंजेस विल बी कट डाउन। करेंसी रिस्क मैं आपको क्लास में सिखा चुका हूं, इकोनॉमी की क्लासेस में। आई होप आपको याद आ रहा है कि अगर हमारा करेंसी कमजोर होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल करेंसीज लाइक डॉलर, देन हमारे ऊपर जो डेट है फ्रॉम फॉरेन मार्केट वो अपने आप बढ़ जाता है। याद करो मसाला बॉन्ड, आई होप आपको याद आ रहा होगा। मसाला बॉन्ड जो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होता है उसमें करेंसी रिस्क शिफ्ट्स फ्रॉम बायर टू और फ्रॉम बोरोवर टू लेंडर। आई होप आपको करेंसी रिस्क की बात याद आ रही है। तो अगर डॉलर पे अब ओवर डोमिनेंस अगर इसको घटा दिया जाए तो करेंसी रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। ओवरऑल अमेरिका का सुप्रीमेसी पूरे ग्लोबल ऑर्डर में इसीलिए है क्योंकि उसकी करेंसी पूरे दुनिया भर में ट्रेड का मीडियम बनी हुई है। दैट प्रोवाइड्स यूएस डिसप्रोपोर्शनेटली हायर पावर, और उसका वो काफी बार मिसयूज भी करता है। यूएस मिसयूजेज इट्स डोमिनेंस, कई देशों पे सैंक्शंस लगा देता है। इसे काटसा लॉ, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन के अंतर्गत ईरान, रसिया, नॉर्थ कोरिया पे उसने ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए कि पूरे दुनिया भर में कोई भी इनसे ट्रेड करेगा तो हम उसके ऊपर ट्रेड बैन लगा देंगे। और ये ट्रेड बैन लगाने का उसके पास मेनली पावर आ रहा है बिकॉज ऑफ इट्स डॉलर, क्योंकि दुनिया भर के ज्यादातर ट्रेड हो रहे हैं डॉलर में। तो डॉलर अकाउंट्स को फ्रीज करने का, क्योंकि डॉलर उसकी करेंसी है, तो डॉलर अकाउंट्स को फ्रीज करने का पावर अल्टीमेटली यूएस के पास है, यूएस की सरकार के पास है। और डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई शेयर जो है डॉलर का इंटरनेशनल ट्रेड में, उसका वो मिसयूज करके, डॉलर के पावर का मिसयूज करके वर्ल्ड कंट्रीज को आर्म ट्विस्ट करता है। हाल फिलहाल में रसिया के ऊपर कई सारे ट्रेड सैंक्शंस उसने लगाए हैं 2022 से, रसिया यूक्रेन वॉर के बाद से। वो अपने डॉलर के पावर का डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर यूज करता है और वर्ल्ड कंट्रीज को आर्म ट्विस्ट करता है। तो कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स तो इसलिए कहते हैं कि यूएस इज अ सुपर पावर बिकॉज ऑफ डॉलर मेनली। उसके अलावा पुअर कंट्रीज, पुअर इकोनॉमीज, उनकी करेंसी को तो कोई पूछता भी नहीं है। बट इफ डॉलर के जगह पे कोई यूनिवर्सल करेंसी मान लीजिए अडॉप्ट कर ली जाए, थ्योरेटिकली यूनाइटेड नेशंस पे कोई करेंसी अडॉप्ट कर ली जाए जिनको इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल किया जाए, तो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ पुअर इकोनॉमीज। Plus, it will also promote innovation if we promote some other currencies like cryptocurrencies at global level for international transactions. Of course, cryptocurrencies will come with some other problems, but dollars का excessive use या excessive dominance is also creating a problem. It gives US disproportionately high amount of power to manage global order around its own interest. Challenges क्या हैं डी डॉलराइजेशन से एसोसिएटेड? देखिए, अगर दुनिया भर के देश अगर मिल करके जल्दी जल्दी डी डॉलराइजेशन फिनोमिना को इंप्लीमेंट करने लगी, ठीक है हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, तो अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान होगा। और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो अगर अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान होगा तो दुनिया की बाकी इकोनॉमीज को भी नुकसान होगा, क्योंकि दुनिया के सारे देश लगभग अमेरिका से ट्रेड करते हैं और अच्छा खासा ट्रेड करते हैं। सो सिंस यूएस इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी एंड इफ इट विटनेसेस स्लो डाउन देन इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन अदर इकोनॉमीज एज वेल। सो इसीलिए कहा जाता है कभी कभार कि यूएस इकोनॉमी सो बिग एंड ऑल ऑफ देम आर सो इंटरकनेक्टेड, ऑल अदर इकोनॉमीज आर सो इंटरकनेक्टेड विद यूएस कि इफ यूएस इकोनॉमी स्नीजेस, छींकेगी भी, तो अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट्स सीवरिंग, कांपने लगते हैं। उसके अलावा अभी तक तो ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड या ट्रांजैक्शंस तो डॉलर में ही हो रहा है, तो अगर डॉलर को रिप्लेस किया जाएगा जल्दी जल्दी तो उसका सीधा इम्पैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड पे होगा और ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन विटनेस कर सकती है। इसीलिए डी डॉलराइजेशन को हमें प्रमोट करना है अगर अपने इंटरेस्ट को बनाए रखना है। तो कंट्रीज लाइक इंडिया, रसिया, चाइना आर प्लानिंग दिस, लेकिन इंक्रीमेंटल मैनर में, धीरे धीरे। अब एक और बात निकल करके आती है, डी डॉलराइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, ये दो बातें एक साथ सामने आती हैं। देखिए,
अभी डॉलर का सिग्निफिकेंस घटा दिया और उसके बदले में युआन को प्रमोट कर दिया, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, तो भी भारत के लिए नुकसान है। तो हम तो यही चाहेंगे कि अगर डॉलर का सिग्निफिकेंस ग्लोबल ऑर्डर में घट रहा है तो साथ ही साथ या तो कोई इंटरनेशनल करेंसी जो यूनिवर्सली सबके लिए कॉमनली एप्लीकेबल है, या तो ऐसी कुछ आए यूएन प्लेटफॉर्म से, या कुछ ऐसा जैसे आईएमएफ का एचडीआर है। नहीं तो डी डॉलराइजेशन के साथ साथ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी हो, डॉलर का सिग्निफिकेंस घटे और रुपए का सिग्निफिकेंस या ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में शेयर रुपए का बढ़े, यानी कि ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड रुपए में हो, हम तो यही चाहेंगे। तो डी डॉलराइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, ये दो टारगेट्स भारत की इकोनॉमी के लिए हैं और दोनों टारगेट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। डॉलर को गिराओ और साथ में रुपए को चढ़ाओ, ऐसा ना हो कि डॉलर डी डॉलराइज हो और युआन चढ़ जाए। इसीलिए आरबीआई ने हाल फिलहाल में एक कमेटी भी बनाई, राधा श्याम राठौ कमेटी। कुछ दिनों पहले आरबीआई ने एक डॉक्यूमेंट भी पब्लिश किया, टारगेट्स ऑफ आरबीआई नेक्स्ट 10 ईयर्स। जब आरबीआई के 100 साल पूरे हो जाएंगे 2034 तक, तब तक उसको क्या करना है। उसमें दो मेन टारगेट थे, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अटेन करना है और दूसरा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी अटेन करना है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी तभी होगा जब एक तरफ से डी डॉलराइजेशन होगा। तो ये जो राधा श्याम राठौ कमेटी थी जो आरबीआई ने बनाई इन ऑर्डर टू प्रमोट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, उसने लॉन्ग टर्म में भारत की इकोनॉमी के लिए एक टारगेट रखा है कि हमें अपनी जो करेंसी है उसको भी आईएमएफ के एचडीआर बास्केट में इंक्लूड करा देना। अभी तो वहां पे बस 5 ही करेंसीज इंक्लूडेड है, डॉलर, यूरोज, युआन, येन, पाउंड। रुपए को भी उसमें इंक्लूड कराना है। और शॉर्ट टर्म मेजर्स में राधा श्याम राठौ कमेटी ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रुपए में प्रमोट हो, उसके लिए यूपीआई, रुपए इंटीग्रेशन विद अदर पेमेंट सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, कि आराम से सीधा सीधा रुपए में पेमेंट हो जाए, इसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। भारत की एजेंसी है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई ने बनाया था इन ऑर्डर टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट इन द कंट्री। इस एनपीसीआई ने इंटरनेशनल लेवल पे एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, एनपीसीआई इंटरनेशनल, जिसको मेन काम दिया गया है कि यूपीआई जो भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट में इंटरफेस का काम करती है, यूपीआई हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस यूपीआई को ग्लोबल लेवल पे ले जाए और दुनिया भर में इंश्योर कराए कि हमारे देश के लोग जहां भी जाएं वहां पे रुपए में पेमेंट करें। हम लोग रुपए में पेमेंट करें, मान लीजिए फ्रांस की किसी भी कॉफी शॉप में, और जो शॉपकीपर है उसके अकाउंट में पैसा आ जाए यूरोस में। तो इससे कुछ हद तक तो ट्रांजैक्शन इन रुपी प्रमोट होगा, ये आइडिया है। तो लॉन्ग टर्म में राधा श्याम राठौ कमेटी ने क्या कहा है, आईएमएफ के एचडीआर में इंक्लूड कराना है हमें रुपए को। शॉर्ट टर्म में यूपीआई और रुपए को इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करना है, ताकि कुछ हद तक रुपए का इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में बढ़े। और उसके लिए एनपीसीआई ने क्या बनाया है, एनपीसीआई इंटरनेशनल। नेक्स्ट इज अबाउट इश्यूज ऑफ फ्लड इन असम। असम के अंदर फ्लड तो हर साल आता ही, आपको पता है, उसी पे ये आर्टिकल आया है आज के असम ट्रिब्यून में। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। असम के अंदर जो फ्लड आता है उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो 4 है। एक तो हाई डिस्चार्ज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी अगर वाटर वॉल्यूम डिस्चार्ज की बात की जाए तो पूरे दुनिया भर में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। वाटर डिस्चार्ज की बात की जाए तो बहुत सारा वाटर वॉल्यूम डिस्चार्ज करता है। तो ऑलरेडी काफी सारा पानी आ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के थ्रू, और उसमें फिर आप देखो कि हमारा जो असम रीजन है, असम वैली, वहां पे दोनों तरफ से माउंटेन्स हैं, हिमालय एंड शिलोंग प्लेटू, और फिर यहाँ पे नॉर्थ कचार हिल्स वगैरह हैं, जिस कारण से एक इस तरीके की टोपोग्राफी बनती है, लैंड का स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम लोग कहते हैं फनल शेप्ड टोपोग्राफी। और मॉनसून के टाइम में क्या होता है कि मॉनसूनल विंड्स आकर के यहाँ ट्रैप हो जाती हैं, एंड दैट इज वाई दे कॉज ह्यूज रेनफॉल इन अपर असम रीजन। इसी कारण से यहाँ पे रेन फॉरेस्ट भी मिलता है। ह्यूज रेनफॉल बिकॉज ऑफ फनल शेप टोपोग्राफी, द मॉनसूनल विंड्स गेट ट्रैप्ड एंड कॉज ह्यूज रेनफॉल। एक तो ब्रह्मपुत्र नदी का वाटर डिस्चार्ज ऑलरेडी ज्यादा है, फिर बारिश भी खूब हो गई तो पानी
जो है वो पूरा का पूरा भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा, मतलब वाटर डिस्चार्ज विल फर्दर गेट ऑगमेंटेड एंड व्हेन देयर विल बी एक्सेसिव वाटर डिस्चार्ज इन ब्रह्मपुत्र रिवर बिकॉज ऑफ एनीवे वाटर डिस्चार्ज वर हाई प्लस एडिशनल वाटर लोड क्रिएटेड ड्यू टू हेवी रेनफॉल इन अपर असम रीजन, तो फिर फ्लड आएगा। अब फ्लड होता क्या है कि ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो जाता है क्योंकि जो वैली है वो नैरो है, एक तरफ हिमालयन माउंटेन्स हैं, दूसरी तरफ शिलोंग प्लेटू है, तो पानी को बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता नहीं है फैलने के लिए। अगर मान लीजिए कि दोनों साइड से प्लेन होता, इसे नॉर्थ इंडिया में होता, तो पानी काफी दूर डिस्टेंस तक फैल सकता था और स्प्रेड होता वाटर, तो फिर वाटर लॉगिंग या फ्लडिंग का प्रॉब्लम कम होता। बट बिकॉज ऑफ द हिली साइड्स ऑन द टू पार्ट और हिली रीजन ऑन द टू साइड्स ऑफ असम, देयर इज ए नैरो टोपोग्राफी कॉजिंग द फ्लड प्रॉब्लम इवन अक्यूट। और इन सब के ऊपर से एक मेजर समस्या जो हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है वो है प्रॉब्लम ऑफ सिल्टेशन, जो पहले कम थी अब ज्यादा हो गई है और इसी कारण से आजकल फ्लड की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ गई है इन आसाम। सिल्टेशन क्या है समझिए, देखिए अभी यहां पे तो मान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी है, अपर ब्रह्मपुत्र में हिली रीजन से आ रही है, स्लोप से आ रही है, स्लोप से नीचे गिर रही है, तो हाई स्पीड है। हाई स्पीड के कारण ये इरोजन खूब कर रहा है, खूब आसपास के जो लैटरल जो रॉक्स हैं उनको कट कर रहा है, इरोजन कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ प्लेन रीजन में आएगा, आसाम तो मेनली प्लेन में है, राइट, ये तो अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में है, अपर ब्रह्मपुत्र हिली रीजन, जहाँ पे स्लोप जो है वो काफी स्टीप है, हाई स्पीड ह्यूज इरोजन, वहां से तो बहुत सारा सैंड ग्रेवल बोल्डर्स वो ले करके चल रही है नदी बिकॉज ऑफ हाई स्पीड। जब प्लेन में आया तो प्लेन में तो स्लोप हो गया जेंटल, नदी का स्पीड हो गया कम, तो यहां पे नदी जो ऊपर से सिल्ट या सैंड लेकर के आ रही थी खूब सारा, वो लगती है अपने रिवर बेड पे डिपॉजिट करने। यहाँ तो हाई स्पीड के कारण वो बहुत सारा सैंड सिल्ट लेकर के चल रही है, लेकिन जैसे ही प्लेन में आएगी नदी का स्पीड थोड़ा कम हो गया और वो फिर वो जो सिल्ट लेकर के आ रही थी, सैंड लेकर के आ रही थी, ग्रेवल लेकर के आ रही थी, बोल्डर लेकर के आ रही थी, ये सब नाम है इन इरोजन वाले मटेरियल का। बेसिस ऑफ साइज के ऊपर फिर उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, सैंड सिल्ट ग्रेवल बोल्डर, वो सब लगते हैं यहाँ रिवर बेड पे डिपॉजिट होने। और रिवर बेड पे जब डिपॉजिट होगा तो नेचुरली रिवर बेड सैलो हो जाएगा, और रिवर बेड सैलो हो जाएगा, पानी का लेवल जो है वो फिर उठने लगेगा। और फिर जब रिवर बेड सैलो है, थोड़ी सी भी बारिश हुई अपर असम के अंदर बिकॉज ऑफ मॉनसून, पानी तो डिस्चार्ज ज्यादा था ही, पानी आराम से साइड रीजन्स में फैल जाएगा क्योंकि यहां पे हो रहा है सिल्टेशन। तो ये चार फैक्टर्स एक साथ करते हैं प्रॉब्लम ऑफ फ्लड इन असम एवरी ईयर। और हाल फिलहाल में फ्लड का प्रॉब्लम ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है क्योंकि रिवर बेड ऑफ ब्रह्मपुत्र काफी ज्यादा सिल्टेशन से अब इन्फ्लिक्टेड हो गया है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि ड्रेजिंग की जाए, रिवर बेड से सिल्ट को हटाया जाए, तभी जाकर के वापस से रिवर की जो बेड है वो वापस से डीपर जाएगी और फ्लड का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि बाकी तीन प्रॉब्लम्स के लिए तो कुछ खास नहीं कर सकते, फनल से टोपोग्राफी वगैरह नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम सिल्टेशन तो कम किया जा सकता है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ड्रेजिंग। ड्रेजिंग मतलब स्कूपिंग आउट मर्ड वीड्स एंड रबिश विथ हेल्प ऑफ ड्रेज। ड्रेज लुक्स समथिंग लाइक दिस। इसके ऊपर ऐसा मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है कि असम के अंदर फ्लड का प्रॉब्लम इतना ज्यादा क्यों है और हाल फिलहाल में बढ़ क्यों गया है। बढ़ने के पीछे कारण है सिल्टेशन ऑफ द रिवर बेड। एक डेटा भी याद कर लीजिए, लगभग 200 करोड़ का लॉस होता है हर साल अगर फाइनेंशियल टर्म्स में बात की जाए तो बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लड। तो क्यों ना उस पैसे का इस्तेमाल करके, जब लॉस हो ही रहा है तो कुछ मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट करके ड्रेजिंग की जाए। कल जो हमने आपको प्रश्न दिया था साउथ से नॉर्थ में अरेंज करना था, आंसर वुड बी स्प्रैटले स्कारबोरो एंड पैरासल। डीएसआर को लेकर के अनलाइक पडल ट्रांसप्लांट सीड, डीएसआर से डिलीवर्स फास्ट प्लांटिंग एंड मैच्योरिंग। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।